नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैराथन वीडियो इस तरह लाइए जिस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। तो आज ये मैराथन वीडियो है बाई जायसवाल सर। बाल विकास, पेडागोजी, सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक एंड साइकोलॉजी संबंधित पूरे फैक्ट की बात करेंगे, उन टॉपिक्स की बात करेंगे, उन परिभाषा, उन स्टेटमेंट की बात करेंगे जो एग्जाम पे पूछे जाने हैं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको मिलने वाली। कहते ना, अगर एक ही छत के नीचे सब मिल जाए तो दूसरे घर में जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे के छत में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ये एक ऐसा वीडियो है जो बाल विकास, मनोवैज्ञानिक, पेडागोजी, परिभाषाएं, कथन, सिद्धांत, सारा कुछ आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। और इसके पहले जो हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, आई बटन पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दी गई, तो प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा, आपके पास टाइम है। और बात करेंगे संस्कृत की, तो संस्कृत की भी जल्द हम पेडागोजी की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। जैसे सेशन आएगा कि किस टाइप से से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन पहले हम इसके संपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद जो है आपके एनालिसिस करेंगे आज के पेपर का महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। तो पहले हम ये मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पेपर के पहले पूरा निचोड़ है। देखिए, सर्वप्रथम बाल विकास की बात कर लेते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे। देखिए, बाल विकास को जो है वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। पहला आपका जो वर्ण है, स्क्रीन पर आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था जो कहलाता है वह गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था कहलाती शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और आपकी तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था की बात करेंगे, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। और बात करेंगे किशोरावस्था की, तो 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था है। देखिए, ये 5 जो 12 दिया गया है, तो कहीं कहीं आपको 6-12 भी देखने को मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 0 से 5 की जगह कहीं कहीं आपको 0 से लेके 6 वर्ष तक भी है, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक। ठीक है, तो इनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। किशोरावस्था सभी जानते होंगे, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। इनके डिटेल के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि इनके डिटेल के साथ बात करेंगे वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। युवावस्था 18 से 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष की बात करेंगे। और जो वृद्धावस्था है वह 55 से वर्ष के मृत्यु तक वृद्धावस्था की बात करेंगे। देखिए, शैशवावस्था की पहले हम बात करेंगे। शैशवावस्था बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वानों ने महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं दी हैं, पहले उन परिभाषा को बात करेंगे। देखिए, शैशवावस्था 0 से लेके 5 वर्ष से 6 वर्ष तक से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड हैं, तो देख लेते हैं। फ्राइड के अनुसार क्या कहना है? फ्राइड के अनुसार कहना है कि बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक में 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। प्रश्न आ गया कि ये बताइए, बालक को बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? तो फ्राइड का कथन है, नोट कर लीजिएगा। वेलेंटाइन के अनुसार क्या है? वेलेंटाइन का यहाँ पे कथन क्या है, परिभाषा दी गई है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, किसने कहा है? वेलेंटाइन ने कहा है। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में परिभाषा दी है। वाटसन के अनुसार परिभाषा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है और वह किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वह किसी अन्य अवस्था से बहुत तीव्र होती है शैशवावस्था में। किसका कहना है? वाटसन का कहना है। क्रोयम क्रो की परिभाषा क्या है आपके शैशवावस्था पर? कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। किसकी परिभाषा है? आ गया, ये कई बार पूछा भी गया है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, किसकी परिभाषा है? आपके क्रोयम क्रो की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, शताब्दी 2 शब्द आया हुआ है और क्रो 2 शब्द आए हुए हैं। तो ये आपको फैक्ट जो है नॉलेज कर लेना है कि क्रोयम क्रो की परिभाषा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना गया है। तो शताब्दी यहाँ पे 2 बार आया है और को जो वैज्ञानिक है इनका भी नाम 2 बार है। थर्नडाइक का कथन है कि 3 से 6 वर्ष तक का बालक जो होता है अर्ध स्वप्न में रहता है। प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि ये बताइए 3 से 6 वर्ष तक का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, किसने कहा? थर्नडाइक ने कहा। यह आ सकता है कि थर्नडाइक ने कहा है कि कितने वर्ष तक के बालक जो है अर्ध स्वप्न में रहते हैं, तो 3 से लेके 6 वर्ष तक के बालक की बात करेंगे। दूसरे शैशवावस्था के बाद हम बाल्यावस्था पर आएंगे। बाल्यावस्था
6 से लेके 12 वर्ष तक या 5 से लेके 12 वर्ष तक के महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू चाइल्डहुड 6 to 12 की बात करेंगे। देखिए इस पर कोल एंड ब्रश के अनुसार जो है, जी हाँ, सुबह जब हम मंजन करते हैं, उठते हैं तो कोलगेट ब्रश से मंजन करते हैं ज़्यादातर। तो कोल एवं ब्रश के अनुसार यह कथन है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। और रास के अनुसार परिभाषा क्या है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। तो कॉल और ब्रश की परिभाषा क्या है, सुबह उठना है, कोलगेट से मंजन करना है और यह कह देना है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है। अगर ये ऐसा आता है कि बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है, तो रास ने कहा है। इनको जो है मिथ्या परिपक्वता शब्द जो है इनको रास नहीं आता है। ठीक है, इसी पर अगली परिभाषा आपके बाल्यावस्था में कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, किसका कहना है, तो किलपैट्री का कहना है। किलपैट्री का कहना क्या है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। अगली परिभाषा है आपकी फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार परिभाषा क्या है कि बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। जी हाँ, अगर जीवन के निर्माण की बात कर रहा है तो फ्रायड महोदय का जिक्र कर लीजिएगा। तीसरी अवस्था आती है दोस्तों आपके किशोरावस्था, 12 से लेके 18 वर्ष तक अवस्था है। इनसे संबंधित परिभाषा जान लेते हैं। अगली परिभाषा दी गई किलपैट्री के अनुसार। देखिए किलपैट्री का क्या कहना है, आपकी जो तीसरी अवस्था है उस पर इन्होंने परिभाषा दी है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है, तो जीवन, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये जो परिभाषा है, स्टेटमेंट है, किलपैट्रिक की है। ठीक है, और अगली जो है वैलेंटाइन का इस पर क्या कहना है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। जी हाँ, वैलेंटाइन का समय ऐसा होता है कि अपराध भी कर बैठते हैं और नाजुक क्षण होता है वैलेंटाइन का। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्रिक आपको याद रखना है, कुछ शब्द मेल जोल करना कि ये इसकी परिभाषा है, आप खोज पाएँ, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो वैलेंटाइन के अनुसार क्या कथन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। नाजुक समय वैलेंटाइन का समय की बात करेंगे। ठीक है, दिल टूटता है, दिल जुड़ता है। ठीक है, तो वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। इस पर रास महोदय की एक कथन भी है, स्टेटमेंट है इनका, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इनको पुनरावृत्ति रास नहीं आती, ना ही इनको पुनरावृत्ति किशोरावस्था में रास आती है, और ना ही आपकी जो परिभाषा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। इनको मिथ्या परिपक्वता रास नहीं आ रहा है। और यहाँ पर किशोरावस्था में इनको क्या है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये इनको रास नहीं आ रहा है। तो रास महोदय जी की दोनों कथन हो गए, बाल्यावस्था किशोरावस्था के। और कार्ल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा क्या है कि किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। जी हाँ, कॉल सैनिक के अनुसार यह है परिभाषा है, किशोर अवस्था में जो है प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। जो कि 12 से 18 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, सयान होते हैं, वो अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, क्योंकि रोकते हैं, टोकते हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तो बाधक के रूप में बात करेंगे। ये किसका है, किसका कहना है, कॉल सैनिक का। देखिए सैनिक होगा, अगर कोई गलती करेंगे तो रोक टोक तो होगी। ठीक है, तो बाधक बन जाते हैं आपके मार्ग पर। तो कॉल सैनिक का हमारी परिभाषा क्या हो गई, किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में जो है बाधक मानते हैं। इसी पर आपके स्टेनले हॉल की परिभाषा दी गई है कि किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। तो ये किसका कथन है, किशोर को बड़े संघर्ष तथा आंधी तूफान की अवस्था है, स्टेनले हॉल का कथन है। और ये आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न। देखिए ये थे महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की परिभाषाएं कर ली, महत्वपूर्ण है, बस इन्हीं से संबंधित पूछा जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रकार देख लेते हैं। अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन जो है इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। ठीक है, अधिकांश जो विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो मानव का विकास अध्ययन इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही करते हैं। देखिए जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न क्रिएट होंगे आपके, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फिर आप लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था को जो है भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। शैशवावस्था में
व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत करना चाहता है। ये प्रश्न आ सकता है, किस अवस्था में बालक जो है संतुष्टि का तुरंत करना चाहता है? वह अपने मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है और वह अपनी संतुष्टि तुरंत करना चाहता है। वह कौन सी अवस्था है? आपकी शैशवावस्था है, जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था है। शैशवावस्था में क्या होता है? बच्चा सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है, केवल उसको सुख चाहिए और वह हर कार्य से बचना चाहता है जो वो उसे कष्ट पहुंचाता है। तो ये किसकी अवस्था है? शैशवावस्था की विशेषता है कि बच्चा जो है हर कार्य से बचेगा जिस कार्य से उसे कष्ट होगा, दुख होगा, पीड़ा होगा। ठीक है, देखिए इन पर शैशवावस्था के सामाजिक लक्षण देख लेते हैं कि इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु जो है शैशवावस्था में शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में शिशु सबसे अधिक जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। ये कई बार पूछा भी गया प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण विधि से किस विधि से जल्दी सीखता है? तो अनुकरण विधि से, या अनुकरण विधि से बच्चा सीख जाता है जल्दी किस अवस्था में? तो वह है शैशवावस्था। दूसरा आता है बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को मानव का विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था कहलाती है। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बाल्यावस्था जो है जटिल अवस्था है और इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, किस अवस्था में जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन होते हैं? तो बालक में बाल्यावस्था पर। एक आता है पूर्व बालकाल, पूर्व बाल्यावस्था जिसे कहते हैं। पूर्व बाल काल में बालक तेजी से बढ़ता है। इसे 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है पूर्व बाल काल को, और इसमें जो है बालक जो है तेजी से बढ़ता है। और जो उत्तर काल होता है आपका 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था का उत्तर काल कहा जाता है। तो उत्तर काल में बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पूर्व बाल काल में बालक तेजी से बढ़ता है और उत्तर बाल काल में बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, आइए कथन देख लेते हैं। फ्राइड के अनुसार कथन है कि बाल्यावस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। ये ध्यान देना है। परिपक्व शब्द फिर आपका किशोरावस्था से जुड़ जाएगा। ठीक है, बाल अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंटर स्कूल एज या स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज या गंदी अवस्था आदि विभिन्नों को नाम से जाना जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? स्मार्ट एज, एलिमेंटर स्कूल, स्फूर्ति या गंदी अवस्था या विभिन्न नामों से जाना जाता है। इससे संबंधित सामाजिक लक्षण जान लेते हैं। बच्चों को इस अवस्था में, बाल्यावस्था में जो है बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्त होती है। किन कार्यों में? रचनात्मक कार्यों में। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी आपके बाल्यावस्था में जागृत होती है। और बाल्यावस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है। 2 महत्वपूर्ण थे। अब बात करेंगे किशोरावस्था की। किशोरावस्था टीन एज की बात करेंगे, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी काल कहा है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है कि ये जो आपकी किशोरावस्था है, टीन एज कहलाती है, वह तूफान एवं परेशानी वाला काल होता है। और पश्चिमी विद्वानों इसे टीन एज भी कहा है। प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि किन विद्वानों ने टीन एज कहा है? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। तो पश्चिमी विद्वानों ने टीन एज कहा है किसको? आपके किशोरावस्था को। किशोर अवस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि भटकने की अवस्था है, भूलने भटकने की अवस्था है, अपने राह मार्ग बदलने की अवस्था है। किशोरावस्था विकास सबसे जटिल अवस्था भी कहा गया है और किशोरावस्था में विशेष यौन के दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। इन पर सामाजिक लक्षण बात कर लेते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। किशोरावस्था में बुद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति जो है पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है और वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, 18 से लेकर मृत तक की आंकी गई है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार।
इस अवस्था में किशोर अवस्था धीरे धीरे ढलता या परिपक्व की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। कहते हैं जिम्मेदारियां सिर पर आ चुकी हैं। संक्षेप में कहें तो यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा ट्विंटीज प्रारंभ होता है। टीन्स की समाप्ति और किसका प्रारंभ होता है? ट्विंटीज। ये इंग्लिश शब्द याद रखिएगा, आ सकता है। किस आयु में जो है टीन्स की समाप्ति और ट्विंटीज की प्रारंभ होती है, वह आपकी कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिकों से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, उनके फैक्ट जानेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न जानेंगे जहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पूरा मैराथन वीडियो है। 5 से 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान कहने वाले विचारक विलियम वुंट है। प्रश्न आ सकता है कि चेतना का विज्ञान कहने वाले विचारक कौन है? तो आपके विलियम वुंट है, नोट कर लीजिएगा। किंतु वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। ये प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान का सामान्यतः क्या होता है? किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी और जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवरों के बीच हर पहलू जन्म से मृत्यु पर्यंत तक के उनके व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करना होता है। लेकिन प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान प्राचीन काल में कहा जाता था। और मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइके जिसका अर्थ होता है आत्मा, और दूसरा है लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना यह विज्ञान होता है। इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहलाता था। किंतु 16वीं शताब्दी के बाद इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया। प्रश्न आ सकता है इस परिभाषा को अमान्य कब घोषित किया गया है? तो 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान को मानव मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। साइंस ऑफ ब्रेन की बात करेंगे। लेकिन किंतु 19वीं शताब्दी के आसपास मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान की संज्ञा दी गई। अब चेतना के विज्ञान की संज्ञा कब दी गई है? तो 19वीं शताब्दी के आसपास दी गई है। लेकिन कुछ समय बाद मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? कि चेतना का व्यवहार पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, साइकोलॉजिस्ट ने अपने विचार फिर प्रस्तुत किए और मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। ई वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। प्रश्न आ सकता है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? आपके वाटसन महोदय जी ने कहा है। इसलिए मनोविज्ञान मनुष्य तथा जीव जंतुओं के व्यवहार का विज्ञान है। आइए मनोविज्ञान डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित परिभाषाएं जान लेते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दी है। उनमें जो मुख्य हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा जानेंगे। मनोवैज्ञानिक में आपके मैकडूगल के द्वारा परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जी हाँ, मैकडूगल के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो यथार्थ की अगर बात करते हैं तो मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका कथन है? मैकडूगल महोदय जी का कथन है। और आपको पता है 2 से 3 परिभाषाएं कथन पूछी जा रही हैं। क्रो की परिभाषा क्या है मनोविज्ञान में? कि मनोवैज्ञानिक जो होता है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन की बात करेंगे। देखिए क्रो और को ये 2 शब्द दिए गए कि नहीं दिए गए? और यहाँ पर देखिएगा मानव आपके 2 बार दिए गए हैं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन विज्ञान है। क्रो की परिभाषा है। देखिए जब भी क्रो की परिभाषा कीजिए देखिएगा कोई ना कोई शब्द रिपीट होगा। अभी हम देख पा रहे हैं, अभी दूसरी परिभाषा है क्रो की। और अगर हम देखेंगे इन्होंने परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण होगी तो ये आपको ध्यान देना कुछ टॉपिक पर, कुछ शब्दों पर। थाउलस के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान के अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जी हाँ, मनोविज्ञान मनुष्य के अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसका कथन है? थाउलस के द्वारा। यह थाउलस की परिभाषा है। जेम्स डेवर के द्वारा परिभाषा दी गई है कि मनोविज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें व्यक्ति पशुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसको कहते हैं? जेम्स ड्रेवर का कथन है कि भैया इन्होंने कह दिया कि व्यक्ति और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन जो होता है वह मनोविज्ञान कहलाता है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा था।
मनोविज्ञान व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानता है। देखिए, मनोविज्ञान के सिद्धांत और जनक जान लेते हैं। प्रिंसिपल एंड फादर ऑफ साइकोलॉजी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है और इनके जनक कौन हैं। तो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड आपके थांडाइक महोदय जी की बात करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है। थांडाइक महोदय जी की जिक्र आता है। और प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वह आपके किन मनोवैज्ञानिक का है। तो थांडाइक मनोवैज्ञानिक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है। तो थांडाइक महोदय जी का है आपका। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है। थांडाइक महोदय जी का है आपका। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है। थांडाइक महोदय जी की बात करेंगे। अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है। तो अधिगम का बंध सिद्धांत आए तो थांडाइक महोदय जी का है। संबंधवाद का सिद्धांत थांडाइक महोदय जी का है। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसका है। थांडाइक महोदय जी का है। देखिए, डायरेक्टली आपके नहीं आ रहे हैं किनका सिद्धांत था। अब इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप इन सिद्धांतों को पढ़ लेना कि थांडाइक, नीचे, अधिगम, ये सारी चीज़ें अगर बुक हो, अगर नहीं मिल रहा तो बताइएगा। दूसरे वीडियो में इन महत्वपूर्ण जो ठीक है सिद्धांत हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधवाद का सिद्धांत आपने पढ़ लिया कि थांडाइक महोदय जी का है। अधिगम व बंध का सिद्धांत जो है थांडाइक महोदय जी का है। बहुखंड बहुतत्व का सिद्धांत आपके थांडाइक महोदय जी का है। ये थांडाइक महोदय जी के प्रमुख सिद्धांत थे। एडवर्ड थांडाइक की बात करेंगे। मुख्य नियम इन्होंने 3 दिया है। ठीक है, कौन कौन सा। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। 5 नियम जो है गौण नियम दिए हैं इन्होंने। बहुप्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया का, आत्मक्रिया का, साहचर क्रिया का। इसके बाद करेंगे आपके अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। जी हाँ, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो अल्फ्रेड बिने एवं साइमन है। जी हाँ, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने एवं साइमन की बात करेंगे। और बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने कहे जाते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया है। 2 खंड के बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता आपके अल्फ्रेड बिने हैं। और 1 खंड की बात करेंगे बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने महोदय जी ने दिया है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और 3 खंड या त्रिखंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो 1 खंड वाला अल्फ्रेड बिने करना है। 2 खंड त्रिखंड की बात करेंगे तो स्पीयरमैन का बात करेंगे। समान और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है। स्पीयरमैन जी हैं। हाँ, समान और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत की बात करेंगे। बुद्धि का द्वैशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन है। और त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय जी का है। जी हाँ, जब भी त्रि-आयाम की बात करें कि बुद्धि के त्रि-आयाम का सिद्धांत किसने दिया, या त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत के प्रवर्तक जनक कौन है। गिलफोर्ड महोदय जी हैं। जी हाँ, त्रि-आयाम है। 3 आयाम ऐसे हैं कि जिनको कोई नहीं फोड़ सकता है। जी हाँ, गिल्ली डंडा से भी नहीं फोड़ सकते हैं। त्रि-आयाम ऐसे बुद्धि के सिद्धांत हैं जिसको गिल्ली डंडा से भी नहीं फोड़ा जा सकता है। जी हाँ, त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय की बात करेंगे। बुद्धि संरचना के सिद्धांत की बात करेंगे गिलफोर्ड। जी हाँ, बुद्ध की ऐसी संरचना गिलफोर्ड ने रची है कि कोई भी नहीं फोड़ सकता है। गिल्ली डंडा से भी नहीं फोड़ सकते। बुद्धि संरचना सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है। थर्स्टन महोदय जी का है। जी हाँ, समूह की बात करते हैं तो थर्स्टन महोदय का नाम आ जाता है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन महोदय की बात करेंगे। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है। तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक आपके थर्स्टन महोदय जी हैं। जी हाँ, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं। समूह खंड बुद्धि, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, क्रमबद्ध अंतराल विधि। ये तीनों विधियाँ थर्स्टन महोदय जी की। अगला जो है आपका समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है। तो थर्स्टन व च्योव की बात करेंगे। जी हाँ, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व च्योव महोदय जी हैं। न्याय व प्रतिदर्श अर्थात वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत थॉमसन महोदय जी हैं। जब भी न्याय और प्रतिदर्श की बात करें, देखिए प्रतिशब्द शब्द आ जाए,
ठीक है, तो थॉमसन महोदय पर जिक्र कर लीजिएगा। अगला दिया गया कि पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसका है। तो पदानुक्रमिक का अगर जिक्र होता है तो बर्ट एवं बर्नन की बात करेंगे। जी हाँ, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत के जनक प्रवर्तक बर्ट एवं बर्नन महोदय जी हैं। सभी कमेंट कीजिए कि क्लास कैसी लगी। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। आपका प्रत्येक एक एक छोटा छोटा सा कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है, इस परिवार को मोटिवेट करता है, इस टीटी फैमिली यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को मोटिवेट करता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत काफ़ी बार पूछा गया है। सरल प्रश्न है, कई बार हम प्रैक्टिस पेपर पर कर चुके हैं। आरबी केटल महोदय जी की बात करेंगे। और प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, जी हाँ, प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आरबी केटल महोदय जी ही हैं। और बुद्धि के का और खा का सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि के का और खा सिद्धांत की अगर बात करें, इन दोनों सिद्धांतों के, तो आपने है महोदय जी ने दिया है, ये जिक्र कर लीजिएगा। अगला दिया गया कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत थर्स्टन एवं जॉनसन महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, बुद्धि इकाई सिद्धांत, ठीक है, IQ यूनिट, बुद्धि इकाई सिद्धांत ईस्टन एवं जॉनसन, नोट कर लीजिएगा। देखिए, मनोविज्ञान की शाखाएं की बात करेंगे, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, इनकी शाखाएं, और मनोवैज्ञानिकों के लगभग 50 शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं या चांसेज हैं आने की। आइए आगे बात कर लेंगे, इन प्रमुख शाखाओं की बात करेंगे। देखिए, सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य के समान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला होता है आपका असमान मनोविज्ञान। असमान मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के असमान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के सिद्धांत नियमों का अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला आपका पशु मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु मनुष्य के बीच समान और असमान व्यवहारों की तुलना की जाती है, वह कहलाता है पशु मनोविज्ञान। अगला है बाल मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया गया किशोर मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 12 से 18 वर्ष तक के बालक तक बालिकाओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वह होता है किशोर मनोविज्ञान। अगला आपका होता है प्रौढ़ मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के युवाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला आपकी होती है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आती है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रयोगशाला आती है। और अगला आपका पारा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत आदि का अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न आ सकता है किस मनोविज्ञान के द्वारा जो है आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत आदि अध्ययन किया जाता है, वह आपकी कहलाती है परा मनोविज्ञान, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका नैदानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्यों में उत्पन्न होने वाली मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं का निदान किया जाता है, वह होगा नैदानिक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार का विकास जैसे बुद्धि, शारीरिक, पेशी, खेल, सामाजिक आदि के विकास का अध्ययन किया जाता है, वह विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला है आपका व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समान और विचलित व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। ये तो दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो सिद्धांत है पूछे जा रहे हैं। इन सिद्धांत को डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। थांडाइक महोदय का हो गया, E.P. पॉलाव, वाइगोस्की हो गया, ठीक है। जीन पियाजे जी से तो प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो जीन पियाजे जी को पूरा डिटेल के साथ पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जीन पियाजे जी, थांडाइक महोदय, वाइगोस्की महोदय, ऑलरेडी हमने इनके बारे में डिटेल के साथ बताया भी है, ठीक है।
जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो मानव की वृद्धि विकास से संबंधित है। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है? विकासी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। मूर्छ अवस्था की कितनी होती है? मूर्त अवस्था के 7 से 11 वर्ष तक होती है। और सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने कहा है। जीन पियाजे जी ने क्या कहा है? सीखने का अर्थ जो है ज्ञान निर्माण करना। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप सभी प्यारे मित्र ने अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपने रट ली होगी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की इनके महत्वपूर्ण चर्चा किए हैं। और ये 5+ अंक के देने वाले हैं, 5, 10, 15 अंक आ सकते हैं, क्योंकि नहीं कहा जा सकता एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि जैसा पेपर रहा उसी टाइप से यह मैराथन वीडियो बना गया आपके लिए। बेहतरीन तैयारी कर सकें आप लोग, सिलेक्शन पा सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। और उसके बाद हम जल्दी एनालिसिस करेंगे आज के पेपर का, तो सभी जुड़ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आने वाले क्लासेज, आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ जल्दी आपके एनालिसिस पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।